स्वागत दोस्तों आपका चैनल के साथ सामने मोदी चैनल के सबसे पहले सबसे बड़े अपडेट आपको बताएंगे। दोस्तों प्रियंका गांधी पहुंच गई है अपने संसदीय क्षेत्र। बताएंगे पहले भाषण में कौन सा बड़ा ऐलान किया गया है उनके द्वारा। दोस्तों के साथ में अखिलेश यादव ने संभल के लोगों को लेकर कुछ बड़े ऐलान किए। बताएंगे समाजवादी पार्टी किस तरीके से न्याय देने वाली है और इसी के साथ में अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले के पीछे बताएंगे किसका हाथ है दोस्तों, कौन पकड़ा गया है और भारत के अंदर एक बार फिर से अन्ना आंदोलन होने वाला है। बताएंगे दोस्तों ईवीएम को लेकर जोरदार तरीके का मोर्चा खोला गया है। बड़े बड़े नेताओं ने बैठकें करनी शुरू कर दी और इसी के साथ में अनशन भी शुरू कर दिया गया है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तो, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी के राजनीति में आने के बाद से पूरी तरीके से देश भर के अंदर राजनीति के समीकरण पलटने वाले हैं। दोस्तों ईवीएम को लेकर जो अनशन किया जा रहा है एकदम सही किया जा रहा है। देश में एक बड़े अन्ना आंदोलन के तर्ज पर ईवीएम के विरोध में आंदोलन की सख्त जरूरत है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रियंका गांधी सांसद बनने के बाद आज पहली बार केरल के वायनाड पहुंची है दोस्तों, जहां पर उनके साथ राहुल गांधी भी रोड शो में मौजूद रहे। राहुल गांधी यहां रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर से अडानी का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान कहता है कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अडानी के साथ हर दूसरे भारतीय से अलग व्यवहार किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भले अमेरिका में केस चले, भारत में हम उन पर केस दर्ज नहीं करेंगे। राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी ने भी रैली को संबोधित करते हुए मल्लापुरम के अंदर रैली करते हुए साफ शब्दों में कह दिया है कि पिछले एक हफ्ते से संसद नहीं चल रही है क्योंकि वे केंद्र सरकार कुछ मुद्दों पर चर्चा करवाना नहीं चाहते हैं। वे इस देश की सारी शक्ति और संसाधन अपने दोस्तों को देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी आप लोगों की लड़ाई लड़ती रहेगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों इस दौरान मौजूद रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वायनाड के लोगों की आवाज प्रियंका गांधी संसद में नहीं उठा पाई क्योंकि संसद भाजपा के लोग चलने नहीं दे रहे। तो फिर सीधा उन्होंने लोगों से बातचीत करने का फैसला लिया और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और स्थानीय वोटर से मुलाकात करते हुए प्रियंका गांधी ने साफ शब्दों में कहा है कि उनकी लड़ाई लगातार देश के संसद के अंदर और देश के संसद के बाहर भी लड़ाई जारी रहेगी। साथ साथ दोस्तों संबल के मामले को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। दोस्तों अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को संबल भेजा था, लेकिन पुलिस के द्वारा उनको रोक दिया गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आखिर बीजेपी संबल में क्यों और क्या छुपाने की कोशिश कर रही है ये हम पता लगाकर रहेंगे। और उन्होंने कहा कि पार्टी दफ्तर भी नहीं जाने दे रहे हैं, डेलीगेशन हर हालत में संभल जाएगा। यानी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोग अब संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको रोका जा रहा है, पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के लोगों को 5-5 लाख रुपए की मदद करेगी क्योंकि प्रशासन ने कोई मदद नहीं की है। दोस्तों स्थानीय लोगों से बातचीत करने के लिए, उनसे उनके हाल को जानने के लिए पूरा डेलीगेशन गया था, लेकिन लॉ, लीगैलिटी और लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर प्रशासन की ओर से बार बार रोका गया। दोस्तों मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता को जब रोकने का प्रयास किया गया तो काफी संघर्ष देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के नेता पुलिस के चंगुल से छूटकर आगे की ओर जाने लगे। काफी देर भागने के बाद उनको पुलिस ने फिर से हिरासत में ले लिया। समाजवादी पार्टी के कोई छोटे मोटे नेता नहीं है दोस्तों, कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई सांसद से जुड़ा हुआ प्रतिनिधि है, कोई जिला अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है। इस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 15 लोगों को डेलीगेशन को भेजा था, लेकिन पुलिस ने एक एक करके सबको रोक दिया है। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। और 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने से रोका गया है। सवाल यह है कि ऐसा करके प्रशासन के लोग क्या साबित करना चाहते हैं। साथ साथ दोस्तों आखिरकार देश के अंदर ईवीएम के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की लगभग सारी पार्टियों ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में साफ शब्दों में कह दिया है कि वो एक बड़े आंदोलन की ओर आगे बढ़ेंगे और प्रियंका गांधी ने भी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। और ऐसे में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की हार के बाद और महायुति की अप्रत्याशित जीत के बाद अब ईवीएम के खिलाफ एक जोरदार मोर्चा खोला गया है। 28 नवंबर को सामाजिक कार्यकर्ता बाबा अढ़ाव अनशन पर बैठ गए हैं। दोस्तों बाबा अढ़ाव का कहना है कि देश में लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। अढ़ाव ने विधानसभा चुनावों में घोटाले होने और ईवीएम के दुरुपयोग का संदेह जाहिर किया है। आंदोलन के अंतिम दिन बाबा अढ़ाव ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के हाथों से पानी पीकर अपने उपवास को खत्म किया है। दोस्तों इसके बाद उनके बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। बाबा अढ़ाव से मिलने के लिए एनसीपी के नेता शरद पवार भी पहुंचे हैं, राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी पहुंचे हैं उन्हें मनाने के लिए। कुल मिलाकर दोस्तों ईवीएम के खिलाफ अब ये मोर्चा पूरे देश भर के अंदर शुरू होने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि बाबा अढ़ाव अब दिल्ली आएंगे और यहाँ पर जंतर मंतर पर उनका जोरदार आंदोलन होगा। अगर आप भी मानते हैं कि उनके आंदोलन को पूरे देश के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और इस बार देश में असली आंदोलन करप्शन या अन्य मुद्दों को लेकर करने की जगह सबसे मूलभूत मुद्दे पर होनी चाहिए, यानी बैलेट पेपर वापस लाने और ईवीएम को हटाने पर अभी पूरे देश के लोगों का फोकस होना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि बाबा अढ़ाव जैसे लोगों को आगे आना चाहिए और उनके अनशन को पूरे विपक्ष के लोगों के साथ साथ आम जनता को भी सपोर्ट करनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दर्ज करवाइएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा दोस्तों कि क्या देश के अंदर अन्ना आंदोलन के तर्ज पर एक ऐसे ही 90 साल के आभार जी के आंदोलन की जरूरत है, लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर लिखकर कई सारे गंभीर सवाल पूछे थे। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि 5 बजे तक जो मतदान का डेटा दिया गया है उसके बाद जो अंतिम डेटा सामने आया है दोनों में लगभग 72 लाख वोटों का अंतर आ रहा है। तो क्या 72 लाख वोट 5 बजे
के बाद पड़े हैं, यानी इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने कैसे वोट डाले हैं, ये सवाल है जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो मांगा गया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब कांग्रेस पार्टी के लोगों को 3 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आने को कहा है, जहां पर जवाब दिया जाएगा। उम्मीद है कि सारे लॉजिकल जवाब होंगे दोस्तों, इलॉजिकल बातें नहीं की जाएगी। आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये नहीं बता पाई है कि उनका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाने की बात कही थी, लेकिन डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे एकनाथ शिंदे, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक 2 दिन और आगे बढ़ा दी गई है दोस्तों। पहले एनडीए की बैठक नहीं हो पाई, इसके बाद विधायक दल की बैठक को भी टाल दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ना तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री तय कर पा रही है और ना ही भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ में मंत्रिमंडल का विस्तार और बंटवारा कर पा रही है, क्योंकि बीजेपी कोशिश कर रही है कि एकनाथ शिंदे को अलग थलग कर दिया जाए और एकनाथ शिंदे कुछ बोले भी ना, उनको कोई बड़ा पोस्ट नहीं दिया जाना चाहिए। एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी उनके साथ धोखा करना चाहती है दोस्तों। गृह मंत्रालय भी उनको देने को तैयार नहीं है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी जाहिर करते हुए एकनाथ शिंदे अपने गांव की ओर निकल गए हैं। और अब खबर आ रही है कि वो बीमार चल रहे हैं, इसका मतलब आने वाले दिनों में मुंबई नहीं आएंगे। तो कुछ बड़ा फैसला जो वो लेने वाले थे 2-3 दिनों के बाद ले सकते हैं। और कई बार नेताओं के बीमार होने की बातों के पीछे कई तरीके की थ्योरियां होती है दोस्तों। क्या आपको लगता है कि शिंदे सही में बीमार पड़ गए होंगे या इसके पीछे कुछ ना कुछ राजनीतिक कारण है और वो समय लेना चाहते हैं अपने बड़े ऐलान से पहले? हो सकता है कि वो इंडिया अलायंस के साथ बातचीत कर रहे हो और उनको थोड़ा और समय लगे समीकरण इकट्ठा करने के लिए, उसके बाद राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ साथ महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रही है। कांग्रेस पार्टी के विधायक भाई जगताप ने चुनाव आयोग को लेकर विवादित बयान देते हुए टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव आयोग जो प्रधानमंत्री के बंगले के बाहर बैठा है, दुर्भाग्य से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बनाए गए सभी तंत्रों का उपयोग देश भर में घोटाला करने के लिए किया जा रहा है। और इसके बाद चुनाव आयोग की तुलना कुत्ते से की गई है दोस्तों। पूरा मामला जबरदस्त तरीके से विवाद में आ गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता के बयान के बाद अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग के ऊपर की गई टिप्पणी से आहत होकर उन्होंने चुनाव आयोग और मुंबई पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने एक पत्र भी लिखा है, उनका पत्र भी अब मिल गया है दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले, चुनाव आयोग को लेकर गलत भाषा का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ, जगताप जी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस विधायक श्री भाई जगताप ने चुनाव आयोग को कुत्ता कहा, गाली देना अपमान करा है। आपसे अनुरोध है कि इससे चुनाव आयोग का अपमान करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। राजीव कुमार चुनाव आयुक्त को लिखे गए लेटर के बाद देखते हैं क्या कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ दोस्तों 5 दिसंबर को दोपहर 1 बजे मुंबई के आजाद मैदान में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। केवल भाजपा ने यही बताया है, यह नहीं बताया कि आखिर वो किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और एकनाथ शिंदे के साथ साथ अजित पवार की क्या भूमिका होगी। क्या इन दोनों नेताओं को अलग थलग कर दिया जाएगा और केवल भारतीय जनता पार्टी अपने मन मर्जी से सरकार चलाएगी? सरकार के गठन को लेकर महायुति में चल रही माथापच्ची के बीच में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की पहली डिमांड सामने आई है। पार्टी ने गृह मंत्रालय की मांग की है दोस्तों। शिंदे गुट के नेता संजय सिरसाट ने कहा है कि महाराष्ट्र में नई सरकार में शिवसेना को गृह विभाग मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास रहने की कोई जरूरत नहीं है। साथ साथ दोस्तों बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अगले महीने से संगठन पर काम करेगी और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और युवा नेता कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो फैसला लिया है कि संगठन में कई बड़े बदलाव करे जाएंगे, तो फिर ये सबसे पहले और सबसे बड़े 2 बदलाव करने की जरूरत है दोस्तों। इन दोनों नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी बिहार के इलेक्शन में मिलनी चाहिए। अगर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव बिहार में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी संभालेंगे तो कांग्रेस पार्टी राज्य में इंडिया गठबंधन के लिए एक सबसे बड़ा एसेट बनकर उभरेंगे दोस्तों। वरना कांग्रेस पार्टी के कम सीटों के कारण राज्य में सरकार बनाने में इंडिया गठबंधन को दिक्कतें हो सकती है और इसीलिए कांग्रेस को स्ट्राइक रेट अगर बढ़ाना है तो पार्टी के संगठन में विस्तार करना पड़ेगा और संगठन में बदलाव करने पड़ेंगे। और ये 2 नेता है जिनके नाम पर लोग वोट डालते हैं और खासकर पप्पू यादव को प्रमोट किया जाना बहुत जरूरी है ताकि पूर्णिया आसपास के सीटों पर कम से कम कांग्रेस पार्टी के लिए जीत के सारे विकल्प खुल जाए। साथ साथ शरद पवार की कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने शनिवार को आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के अंदर पूरे चुनाव तंत्र को नियंत्रण करने के लिए सत्ता और धन का दुरुपयोग हुआ, जो पहले कभी विधानसभा या राष्ट्रीय चुनाव में नहीं देखा गया। पवार ने यह बयान कार्यकर्ता डॉक्टर बाबा अढ़ाव से मुलाकात के दौरान दिया है दोस्तों। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि ईवीएम में गड़बड़ी जरूर हुई है और महायुति को इतनी बड़ी जीत बिना गड़बड़ी के मिल ही नहीं सकती। पवार ने पत्रकारों से कहा कि देश में हाल में हुए चुनाव और लोगों में उनको लेकर बेचैनी है। उन्होंने कहा है कि बाबा अढ़ाव का आंदोलन इसी बेचैनी का प्रतिनिधित्व करता है। लोगों में यह सुगबुगाहट है कि महाराष्ट्र में हाल में हुए चुनाव सत्ता का दुरुपयोग और बड़ी मात्रा में धन का इस्तेमाल हुआ, तो पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया था जो इस बार देखा गया है। साथ साथ पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है दोस्तों। पप्पू यादव को मैसेज करते हुए व्हाट्सएप पर कहा गया है कि तुम्हारे पास केवल 24 घंटे आखिरी बचे हुए हैं, इसके बाद तुम्हारी जान ले ली जाएगी यानी हत्या कर दी जाएगी। इस तरीके से पप्पू यादव को फिर धमकियां दी जा रही है दोस्तों। आप लोग समझ सकते हैं कि एक सांसद जो कई बार सांसद रहे, अपने दम पर चुनाव जीत कर आए हैं और एक लोकप्रिय नेता है, उनको बार बार इस तरीके की जान से मारने की धमकियां दी जा रही है दोस्तों। पप्पू यादव एक ऐसे नेता है जो घर में बैठकर काम नहीं करते बल्कि
जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों से मुलाकात करते हैं, लोगों के दुख दर्द को जानते हैं, उसके बाद लोगों के दुख दर्द का समाधान करते हैं, फिर लोग उनको प्यार भी करते हैं, बम्पर तरीके से जिताकर भेज देते हैं। निर्दलीय चुनाव भी पप्पू यादव जीत जाते हैं। तो ऐसे में पप्पू यादव की लोकप्रियता काफी ज्यादा है और वह ग्राउंड स्तर पर काम करते हैं। वैसे नेताओं को बार बार धमकी दिए जाना संवेदनशील मामला है दोस्तों, क्योंकि सबको पता है कि पप्पू यादव ग्राउंड स्तर पर काम करने वाले हैं और इस तरीके की धमकी के बावजूद वो जमीनी स्तर पर जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, लोगों के दुख दर्द को जानेंगे। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। बार बार मिल रही धमकी पर सीरियस होकर प्रशासन के लोगों को काम करना चाहिए और धमकी जितने भी लोग दे रहे हैं उन सबको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए और उसके पूरे नेटवर्क के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि पप्पू यादव को कम से कम जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी और धमकी मिलने के बाद जांच पड़ताल सही से की जानी चाहिए, तो अपनी राय जो लिखा जाएगा शासक कांग्रेस के नेता। और अभी हाल फिलहाल के विधानसभा चुनाव में नागपुर मध्य विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार बंटी शेलके को हार का सामना करना पड़ा। इस बीच हार के बाद बंटी शेलके ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर गंभीर आरोप लगाए। बंटी शेलके ने कहा है कि नाना पटोले आरएसएस का एजेंट है, इससे कांग्रेस की बैठक में बेचैनी भी दिखाई दी है। दोस्तों, इस बीच नाना पटोले ने बंटी शेलके के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि नाना पटोले ने कि मैं इस पर बाद में बात करूंगा, ये संगठन का मामला है, हम इस पर बाद में विचार करेंगे, मैं लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रहा हूं, ये गंभीर बात है और लोकतंत्र बचेगा तो देश बचेगा। बंटी शेलके ने कहा कि मुझे हस्तक्षेप के माध्यम से नामांकित किया गया था, नाना पटोले इससे सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने भरोसेमंद कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं के जरिए बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण दटके को मदद पहुंचाई है। इसके अलावा बंटी शेलके ने नाना पटोले पर उनकी उम्मीदवारी बेचने का भी आरोप लगाया। दोस्तों, बंटी शेलके ने कहा कि मैं कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार था क्योंकि राहुल गांधी ने मुझे नामांकित किया था। आरएसएस के मुख्यालय वाले क्षेत्र के अंदर अपने दम पर चुनाव लड़ा। पटोले ने इस विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए नेताओं को नहीं भेजा, यह खुद प्रचार के लिए नहीं आए। बंटी शेलके ने नेताओं की मौजूदगी में पटोले पर और भी गंभीर आरोप लगाए। दोस्तों, कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी में आपसी फूट भी देखने को मिल रही है। देखते हैं कांग्रेस पार्टी आलाकमान की ओर से इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। क्या उन नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जिन पर आरोप लगा है कि वो दिन रात भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे। साथ साथ मध्य प्रदेश के उज्जैन के अंदर शुक्रवार को महिदपुर थाना क्षेत्र के अंदर तहसील क्षेत्र के अंदर एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया। दरअसल कुछ लोगों ने मंच पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और प्रदेश के उपाध्यक्ष रह चुके बहादुर सिंह चौहान पर हमला कर दिया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। भाजपा के नेताओं की शिकायत के बाद पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। दोस्तों, अब मामला दर्ज हो जाने के बाद विरोध में शनिवार को कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। इसमें जीतू पटवारी भी शामिल होंगे। भाजपा के पूर्व विधायक पर हमला किया गया है। जानकारी के मुताबिक उज्जैन के महिदपुर में कांग्रेस पार्टी के विधायक दिनेश जैन द्वारा कराए गए विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल और सांसद अनिल फिरोजिया और कांग्रेस के विधायक दिनेश जैन, पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके बहादुर सिंह चौहान सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, देखते हैं किन किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक से मारपीट और कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर लगे आरोप के बाद जवानी जंग भी देखने को मिल रही है। सांसद अरविंद केजरीवाल के पदयात्रा के दौरान जोरदार बवाल देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ग्रेटर कैलाश इलाके के अंदर पदयात्रा के दौरान हमला करने की बात सामने आई है। अरविंद केजरीवाल जब शनिवार को दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में पदयात्रा कर रहे थे तब उन पर एक शख्स ने तरल पदार्थ फेंक दिया, यानी पानी या फिर स्प्रिट फेंका गया है। दोस्तों, तभी उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों की ओर से तत्परता दिखाते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उस शख्स को पकड़ लिया गया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसकी जोरदार पिटाई की है। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था इनसे नहीं थम रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में केवल एक काम के लिए जनता के द्वारा चुने गए हैं और वो काम उनसे नहीं हो पा रहा है। कानून व्यवस्था सही से हैंडल नहीं हो पा रहा। बड़ी बात यह है दोस्तों कि जिस व्यक्ति ने हमला करने की कोशिश की है और कुछ लिक्विड फेंकने का काम किया है, दोस्तों ऐसे व्यक्ति के बारे में डिटेल में जब जानकारी निकाली गई तो पता चला ये तो भाजपा ही है। चुनाव में हार की बौखलाहट से अमित शाह और बीजेपी केजरीवाल के जान के दुश्मन बन गए हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली इकाई की ओर से ये टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि अशोक कुमार झा नाम का ये व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। इसका मेंबरशिप का फॉर्म भी दिखाया गया है दोस्तों और मेंबरशिप का नंबर भी लिखा हुआ है। दिल्ली का भाजपा का कार्यकर्ता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा बताया। इसी के साथ में जीडीपी के आंकड़े जारी होने के बाद एक बार फिर से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। भारत ने आखिरी क्वार्टर में महज 5.4% की ग्रोथ दर्ज की है, जो कि 12 क्वार्टर का सबसे खराब स्तर है। अब इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार को घेरा है। एक जैसा पे स्केल है मोदी का असली कारण। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कहा कि अनुमान से भी खराब जीडीपी का स्तर है। भारत के अंदर ग्रोथ रेट 5.4% के आसपास की है, जो बीजेपी के लोग दावा करते हैं कि 6% से ऊपर रहेगा, यानी 6% जो होनी चाहिए, जो बेसिक है उससे भी नीचे है देश का ग्रोथ रेट। और कभी भाजपा के लोग 8% का ग्रोथ रेट बताया करते थे। धीरे धीरे करके अब जब आंकड़ों में भी एक्सपोज होने लगे हैं तो बीजेपी के लोग एकदम सन्नाटा साध कर बैठे हुए हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भाजपाइयों को देश के इतने खराब विकास दर के लिए लोगों से आकर माफी मांगनी चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पीडीपी की सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल
मनोज सिन्हा से रियासी जिले के वैष्णो देवी मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर रोपवे के निर्माण पर पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध किया है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने चित्रकूटा पहाड़ियों पर स्थित पवित्र मंदिर में आने वाले तीर्थ यात्रियों के बेस कैंप कटरा में हाल ही में हुई हिंसा को लेकर रोपवे विरोधी प्रदर्शन के खिलाफ दर्ज एफआईआर के तत्काल वापस लेने की मांग की गई है। कटरा में प्रदर्शनकारियों से मुलाकात के बाद महबूबा मुफ्ती ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा है कि दुकानदारों, मजदूरों और अन्य लोगों के आजीविका तीर्थ यात्रा से जुड़ी हुई है। उन्हें रोपवे के निर्माण के बाद बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सरकार को यह सोचना चाहिए कि यह एक धार्मिक स्थल है और पर्यटन स्थल में बदलने की बजाय इसे धार्मिक स्थल की तरह ही माना जाना चाहिए। पीडीपी की सुप्रीमो ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन की संभावना वाले कई स्थान हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए, न कि इस तरीके से लोगों के रोजगार को खत्म करने के काम करने चाहिए। साथ महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। इस पर शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे ने महाराष्ट्र सरकार को लेकर एक बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगले 8 दिनों के भीतर भी राज्य के अंदर सरकार का गठन नहीं हो सकता। बता दें कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला जरूर है, लेकिन अभी तक वो अपने मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट नहीं कर पाए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए अंबादास दानवे ने कहा कि मौजूदा स्थिति के अनुसार अगले 8 दिनों के भीतर भी महाराष्ट्र के अंदर सरकार नहीं बन सकती है। इसके पीछे कई बड़े तर्क है दोस्तों। सबसे बड़ा तर्क तो यही है कि भाजपा के अपने सहयोगियों ने दबाव बनाया है कि पहले मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट करे, उसके बाद उप मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट करे, फिर मंत्रिमंडल का विस्तार करे, उसके बाद जो राज्य मंत्री बनेंगे, जो स्वतंत्र प्रभार बनेंगे, उनका भी नाम घोषित किया जाना चाहिए। यानी पूरी तरीके से चुनाव के नतीजे के बाद सरकार बनने से पहले यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन सी पार्टी को कितने मंत्री, कितने बड़े जिम्मेदार पोस्ट दिए गए हैं और इसके बाद ही शपथ ग्रहण का समारोह हो पाएगा। इसीलिए भाजपा तमाम कोशिश के बावजूद ना तो सीएम के फेस का ऐलान कर पा रही है, ना राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और कौन सा मंत्रालय किसे दिया जाएगा ये अनाउंसमेंट कर पा रही है। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए भले ही 7 दिन हो गए हो, लेकिन भाजपा अपने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं कर पाई। तो अब अजित पवार ने बैठक में स्पष्ट रूप से निर्णय दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ कैबिनेट नहीं बल्कि राज्य मंत्री के नाम का भी ऐलान होना चाहिए और यही पूरा पेज फंसा हुआ है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे के बाद बहुजन समाज पार्टी के कमजोर प्रदर्शन ने राजनीतिक हलकों में हलचलें मचा दी है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ के अंदर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी भी सांप्रदायिक एजेंडे पर काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि जनता और देश के हित में संसद की कार्रवाई को बिना किसी अवरोध के चलाया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार और विपक्ष दोनों को गंभीर होना चाहिए। मायावती ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार के समय की तरह बीजेपी की नीतियां गरीब विरोधी और धन्ना सेठ समर्थकों वाली नीति है, जिसमें जनता को अलग थलग किया गया है। जनता में इसी कारण आक्रोश भी फैला हुआ है। कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने की सलाह भी उन्होंने दे दी है। उन्होंने कहा है कि समाज को संकीर्ण जातिवादी और सांप्रदायिक ताकतों के चंगुल से बाहर निकालने के लिए दलित और अम्बेडकरवादी बहुजनों को एकजुट होना जरूरी है। मायावती ने आगे कहा है कि सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करने के लिए संघर्ष को कमजोर नहीं होने देना चाहिए बल्कि उसे और तेज और प्रभावी बनाना चाहिए। पार्टी के प्रमुख नेताओं से कहा गया है कि वो मौजूदा कमियों की पहचान करें और उन्हें दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए। हालांकि दोस्तों बसपा सुप्रीमो ज्यादा राजनीति में एक्टिव नहीं है, कभी कभी उनका बयान आता है, तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस तरीके से राजनीति देश के अंदर चल सकती है। धीरे धीरे करके बसपा के वोट कम होते चले जा रहे हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो केवल दूसरों की आलोचना कर रही है। उनको खुलकर एक बार फिर से राजनीति करनी चाहिए, मैदान में आना चाहिए, लोगों से मुलाकात करनी चाहिए, आंदोलन चलाना चाहिए, गांव गांव जाना चाहिए, तब जाकर बीएसपी का रिवाइवल हो सकता है, एक बार फिर से पुनर्जागरण हो सकता है। लेकिन बसपा धीरे धीरे करके कमजोर होती चली जा रही है और उनके पास मात्र एक विधायक बचा हुआ है और देश के संसद में अब कोई सांसद भी नहीं है, जो बसपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी के लिए काफी ज्यादा बुरी खबर है दोस्तों। लेकिन बसपा सुप्रीमो के केवल बयान मात्र आ रहे हैं। साथ साथ छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्यता अभियान की सफलता गिनवाते हुए कहा है कि राज्य के अंदर उनके पास 60 लाख सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ में रहने वाले 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी में से 60 लाख को भाजपा पार्टी का सदस्य बताया जा रहा है। खास बात यह है कि लोकसभा के चुनाव में 61 लाख के आसपास वोट पूरे छत्तीसगढ़ से कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। अब बीजेपी लगभग इसी के आसपास अपनी पार्टी की सदस्यता पूरा कर चुकी है, यानी इतने उनके सदस्य हैं जितने कांग्रेस पार्टी के वोटर है। इस तरीके के दावे भाजपा के लोगों के द्वारा छत्तीसगढ़ में किए जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन इस तरीके के दावे पहली बार बीजेपी नहीं कर रही है। इससे पहले भी कई राज्यों में इसी तरीके के उनके दावे हुआ करते थे, लेकिन बाद में जनता ने हकीकत बता दी थी। साथ साथ महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में साफ शब्दों में संगठन के अंदर विस्तार और संगठन के बदलाव की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने कड़ी कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया है दोस्तों। सीडब्ल्यूसी की बैठक में साफ शब्दों में कठोर फैसले लेने के लिए, कठिन फैसले लेने के लिए कहा गया है। पार्टी के संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत कुछ बदलना है, इस तरीके का बयान मल्लिकार्जुन खड़गे का भी आया है और राहुल गांधी ने भी ऐसी ही टिप्पणी की है दोस्तों। देखते हैं संगठन में और क्या क्या कांग्रेस पार्टी बदलाव करती है, क्योंकि सबको पता है कि ऊंचे पोस्ट पर कुछ ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनके कारण कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जैसे नेता अपने हिसाब से बदलाव नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। ऐसे अंडर परफॉर्मिंग नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। कई सारे महासचिव है जो कांग्रेस पार्टी में केवल महासचिव बने हुए हैं और उनके काम कुछ नहीं है दोस्तों। उनकी वजह से पार्टी नुकसान में और चली जाती है।
है, तो ऐसे में इन लोगों के खिलाफ भी जोरदार सख्त कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है और कांग्रेस पार्टी को संगठन से लेकर अपने पूरे स्ट्रक्चर में कई बड़े बदलाव करने चाहिए। आप लोग अपनी राय जो लेकर आएगा। साथ अयोध्या में बीजेपी को पटकनी देने वाले अवधेश प्रसाद ने इंटरव्यू के दौरान कहा है कि 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। बीजेपी के लोग 2027 के चुनाव में 50 सीट का आंकड़ा नहीं टॉप पाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में चैलेंज देते हुए कहा है कि अगर भाजपा 50 से ज्यादा सीटें 2027 में जीत जाएगी विधानसभा चुनाव में, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उन्होंने बहुत डिटर्मिनेशन के साथ ये बात कही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इतने वरिष्ठ नेता अगर ऐसे शब्द का इस्तेमाल करें तो उसमें कुछ ना कुछ हकीकत जरूर होगी। साथ साथ दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार की पोल खोलने का दावा करते हुए सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो वायरल किए जा रहे हैं और दिल्ली की खराब डेवलपमेंट की व्यवस्था बताई जा रही है। दोस्तों इस पर आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान बोले, कहा जिसने झूठी क्लिप फैलाई सबको नोटिस भिजवाकर एफआईआर करवा रहा हूं। मैं कांग्रेस के लोगों की तरह नहीं हूं। ध्यान रखना, झूठ फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। नरेश बालियान की ओर से ये मैसेज उन लोगों को भेज दिया गया है जो अफवाह फैला रहे हैं उनके विधानसभा क्षेत्र को लेकर दिल्ली के चुनाव से पहले। आप लोग अपनी राय जो लिखा था दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल। जय हिंद, जय भारत।